डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अपने क्वेश्चंस आंसर यही क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो क्वेश्चन इसमें 3.11 हमें गिवन है। ए स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during the charging and what is the purpose of having a series resistor in charging circuit? ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि कोई आपकी स्टोरेज बैटरी है 8 वोल्ट की जिसका EMF 8 वोल्ट है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0.5 ओम है। उसको आप चार्ज कर रहे हो और वो चार्ज कौन सी आप कर रहे हो, DC सप्लाई से उसको चार्ज कर रहे हो और उसकी वोल्टेज कितनी है आपकी 120 वोल्ट यूजिंग ए सीरीज़ रजिस्टर। तो एक सीरीज़ रजिस्टर आपने 15.5 ओम की उसके सीरीज़ में कनेक्ट की हुई है। ठीक है, तो पहले आपको क्या निकालना है, इसमें टर्मिनल वोल्टेज और बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज आपको निकालनी है जब उसकी चार्जिंग हो रही है। और ये जो हमने सीरीज़ रेजिस्टेंस कनेक्ट की है इसका क्या पर्पस है, सीरीज़ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने का क्या पर्पस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। तो इस तरीके का कुछ सर्किट है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो बैटरी है ये 8 वोल्ट की है। ठीक है, और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारी 0.5 ओम की है। ठीक है, और इसकी जो बैटरी है मान लो वो आपकी 8 वोल्ट की है और इसके सीरीज़ में आपने एक रेजिस्टेंस जो है वो R कनेक्ट की हुई है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है वो इसके सीरीज़ में R कनेक्ट की हुई है। ठीक है, और इसको फिर आप एक चार्ज कर रहे हो इसको एक बैटरी के साथ में। ठीक है, इसको आप एक बैटरी के साथ में चार्ज कर रहे हो और उसकी वैल्यू कितनी गिवन आपको 120 वोल्ट की बैटरी के साथ आप इसको DC वोल्ट की बैटरी के साथ में आप इसको चार्ज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस इज बीइंग चार्ज्ड बाय अ बैटरी ऑफ 120 वोल्ट DC सप्लाई यूजिंग ए सीरीज रजिस्टर ऑफ। तो यहाँ पे जो सीरीज रजिस्टर की वैल्यू है ये भी आपको गिवन है। ठीक है, सीरीज़ रजिस्टर की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 15.5 ओम। तो यानी कि इस सीरीज़ रजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है 15.5 ओम। तो इसमें आपको निकालना है पहले व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज आपकी क्या होगी। ठीक है, तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज निकालने से पहले आपको सर्किट का करंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सर्किट का करंट होगा वो हम देखेंगे इसमें। तो इसमें हमें दिया गया है बैटरी की जो EMF है वो आपकी 8 वोल्ट है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0.5 वोल्ट है, जो DC सप्लाई आप कर रहे हो वो 120 वोल्ट है और जो सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट की है उसकी वैल्यू 15.5 ओम है। ठीक है, तो जो इफ़ेक्टिव वोल्टेज होगी यहाँ पे इफ़ेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू तो यहाँ से हम निकाल लेंगे फिर आपका। ठीक है, कि जो इसमें फिर आपकी इफ़ेक्टिव वोल्टेज होगी। ठीक है, तो 120 वोल्ट की जो हमें गिवन है और जो हमारी 8 तो ये हमारी जो चार्जिंग वाली है वो 120 वोल्ट की है और जो स्टोरेज वाली है वो हमारी 8 वोल्ट की है। तो इफ़ेक्टिव हमारी हो जाएगी 112 वोल्ट। तो इफ़ेक्टिव वोल्टेज हमारी 112 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो फिर हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जो करंट हो जाएगा हमारा I इजिकल टू V ये एक बार मैं सर्किट जो है इसका दोबारा बना देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सर्किट में यहाँ पे हमारा गिवन है कि आपकी जो बैटरी आपकी 8 वोल्ट की बैटरी है और इसकी जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस वो आपकी 0.5 ओम की है। ये आपकी 8 वोल्ट की बैटरी है और इसके साथ में आपने एक सीरीज़ रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है जो कि आपकी 15.5 ओम की है और इसके साथ आपने यहाँ पे एक बैटरी जोड़ी है जो कि आपकी 120 वोल्ट की है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसमें तो इफ़ेक्टिव वोल्टेज हमने निकाली। तो यहाँ पे जो ये 120 है और ये आपकी 8 वोल्ट की है, तो जो इफ़ेक्टिव वोल्टेज होगी वो कितनी आएगी आपकी 112 वोल्ट आएगी। ठीक है, तो जो इफ़ेक्टिव वोल्टेज हो गई वो आपकी 112 वोल्ट की हो गई और रेजिस्टेंस कितनी हो गई 0.5 ये है और 15.5 ये है। तो रेजिस्टेंस हो गई आपकी 0.5 प्लस 15.5 यानी कि रेजिस्टेंस हो गई आपके पास 16 ओम की। ठीक है, तो जो इफ़ेक्टिव 2 वोल्टेज थी आपके पास। ठीक है, तो ये वाली हो गई आपकी 120 और ये हो गई आपके पास 8 ओम
120 वोल्ट की, और ये हो गई आपके पास 8 वोल्ट की। तो जो इनका इफेक्टिव आएगा वो कितना आएगा आपका 112 वोल्ट का। और रेजिस्टेंस ये 0.5 ओम और ये 15 ओम, 15.5, तो दोनों सीरीज़ में है, तो इनको जोड़ के जो आपकी रेजिस्टेंस आएगी वो आपकी 16 ओम की आएगी। तो करंट हम यहाँ पे निकाल लेंगे। अब आई किसके बराबर आएगा 112 वोल्ट बटे 16 एम्पियर, 16 ओम। तो आई की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 7 एम्पियर आ जाएगी। तो यहाँ से हमें करंट की वैल्यू चाहिए थी, टर्मिनल वोल्टेज हमें यहाँ पे बैटरी की निकालनी है। तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज निकालने से पहले हमने करंट निकाल लिया। तो करंट की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 7 एम्पियर आएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप निकालें तो वो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आर के अक्रॉस का, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वो होगा आपका आई आर। तो इसके अक्रॉस का हम पोटेंशियल ड्रॉप अगर निकालें V इजिकल टू आई आर, तो करंट हमने निकाल लिया 7 एम्पियर का, और वोल्टेज रेजिस्टेंस है हमारी 15.5, तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा 108.5 ओम। ठीक है, तो यहाँ किसके अक्रॉस का जो हमने वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया 108.5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस आएगा। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है 108.5 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमें निकालना है इसको कि डीसी सप्लाई वोल्टेज जो होगी, ये जो डीसी हमारी सप्लाई कर रही है, तो ये जो डीसी सप्लाई होगी ये किसके बराबर होगी, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आर। यानी कि ये जो डीसी सप्लाई है इसकी वोल्टेज दो जगह खर्च हो रही है, एक तो ये जो आपने 8 वोल्ट की बैटरी लगाई है इसके अक्रॉस, और एक ये सीरीज़ में जो 15 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है इसके अक्रॉस। यानी कि इसकी वोल्टेज जो है ये दो जगह खर्च हो रही है। एक तो पहली बैटरी जो 8 वोल्ट की है और जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, और दूसरी आपने जो सीरीज़ रेजिस्टेंस 15.5 की कनेक्ट की है। तो यानी कि जो डीसी वोल्टेज होगी वो टर्मिनल वोल्टेज, पहली बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज के प्लस जो सीरीज़ में रेजिस्टेंस है आपकी उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो डीसी सप्लाई हो गई हमारी दैट इज़ इक्वल टू पहली बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज प्लस उसके सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस है उसके पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर। ठीक है, तो जो टर्मिनल वोल्टेज को हम लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे, तो जो डीसी सप्लाई है वो हमारी 120 वोल्ट की है, और माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर हमने कितना निकाला है 108.5 ओम। तो दोनों को जो माइनस करेंगे हम कितना आएगा 11.5 ओम। ठीक है, तो यानी कि जो टर्मिनल बैटरी है, टर्मिनल वोल्टेज है बैटरी की वो हमारी कितनी आई है 11.5 ओम, 11.5 वोल्ट। ठीक है, और वो कितनी गिवन थी हमें, तो इसका मतलब इसको हमने क्यों जोड़ा है, ए सीरीज रजिस्टर को हमने क्यों जोड़ा है, सो दैट दिस लिमिट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। यानी कि ये जो करंट की वैल्यू को है ये सेफ लिमिट तक रखता है, इसकी वैल्यू को वो रेजिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होने देना देता। जो आपकी दिस करंट विल बी एक्सट्रीमली हाई इन इट्स एब्सेंस, दिस इज़ वेरी डेंजरस। तो ये जो हमने सीरीज रजिस्टर लगाया है, ठीक है, ये हमने किस लिए लगाया है, ताकि ये जो करंट की वैल्यू को है उसको लिमिट कर सके। जो एक्सटर्नल सोर्स में से जो करंट है, यहाँ से हमारा करंट कितना आ रहा है 7 एम्पियर का, तो इसके करंट को कि एक्सटर्नल सोर्स से हम मैक्सिमम कितना करंट ड्रॉ कर सकते हैं उसको लिमिट करने के लिए जो है ये सीरीज रेजिस्टेंस आपका लगाया रहता है। अगर ये सीरीज रेजिस्टेंस हम नहीं लगाएंगे तो जो करंट की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है आपकी, जो कि काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो करंट की वैल्यू को कम करने के लिए हम यहाँ पे सीरीज़ में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद गिवन आपका क्वेश्चन 3.12, इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट ए सेल ऑफ EMF 1.25 वोल्ट गिव्स ए बैलेंस पॉइंट एट, एक आपका पोटेंशियोमीटर का अरेंजमेंट है, उसमें एक सेल है जिसकी EMF हमें 1.2 वोल्ट गिवन है, और वो जो बैलेंस पॉइंट है वो आपका 35 सेंटीमीटर पे देता है। अगर हमने इस सेल को दूसरे सेल से रिप्लेस कर दिया तो बैलेंस पॉइंट जो है वो आपका 63 सेंटीमीटर पे आता है। तो जो सेकंड सेल की EMF की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो पहला सेल जब हम यूज़ करते हैं तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास 35 सेंटीमीटर है, तो दूसरे सेल की EMF हमें बतानी है जब लेंथ की वैल्यू हमारे पास 63 सेंटीमीटर है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, E1/E2 डिवाइड बाय इज इक्वल टू L1/L2। तो ये सिंपल रिलेशन है हमारे पास। तो जो हम होगा हमारा E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। तो यहाँ पे हमें E2 की वैल्यू निकालनी है, तो E2 जो हो जाएगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, E1
बाय L1 इंटू L2। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी इसके पास। तो E1 की वैल्यू हम 1.25 पुट कर लेंगे, L2 की वैल्यू हम 63 पुट कर लेंगे और L1 की वैल्यू हम 35 पुट कर लेंगे। सारी वैल्यूज़ को पुट करके हमारे पास सेकेंड सेल की EMF की वैल्यू आएगी 2.25 वोल्ट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जाम्पल 3.1 इज 8.5 इंटू 10⁻28 per meter cube. How does an electron take to drift from one end of a wire 3 meter long to the other end? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका गिवन है एंड कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है कि आपका एक कॉपर का कंडक्टर है, उसमें जो उसके नंबर डेंसिटी है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब वो कितने गिवन है 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको निकालना है हाउ लॉन्ग डज इलेक्ट्रॉन टेक, यानी कि वायर के एक एंड से, ये वायर आपकी कॉपर की वायर है आपकी, इसके एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। अगर ये वायर आपकी कितनी लंबी है 3 मीटर लंबी है, अगर ये वायर आपकी 3 मीटर लंबी है, कॉपर की वायर है, इसमें नंबर डेंसिटी आपकी गिवन है। ठीक है, और वायर की लेंथ आपकी गिवन है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है और करंट की वैल्यू आपको गिवन है। तो करंट की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, एन की वैल्यू गिवन है और आपको क्या निकालना है, टाइम की वैल्यू आपको निकालनी है कि एंड ए से एंड बी तक इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ड्रिफ्ट रिलेशन बिटवीन, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला रिलेशन बिटवीन आई इज इक्वल टू जो करंट होता है एन ई ए वी डी, यानी कि जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है और जो आपका करंट होता है वायर के अंदर, एन जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और वी डी क्या होती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो एल की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 3 मीटर, एरिया की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, नंबर डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है, लेंथ की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है और चार्ज की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। तो ये हमें वी डी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो वी डी की जो वैल्यू है उसको हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी होती है ये आपकी, इसको हम क्या लिखेंगे, लेंथ अपॉन टाइम। वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे, लेंथ अपॉन टाइम, और हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है कितना टाइम लगेगा, तो टाइम को हम क्या लिख लेंगे, एल अपॉन वी इंटू डी। ठीक है, तो इस रिलेशन में हम ये पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो जो आई हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी की जगह हमने पुट कर लिया यहाँ पे एल बाई टी। ठीक है, तो जो टी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी एन ई ए एल अपॉन आई, एन ई ए एल अपॉन आई। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमें पता है, एन की वैल्यू हमें पता है 8.5 इंटू 10⁻28 है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की हमें पता है, एरिया जो हमें गिवन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो हमें पता है, लेंथ की वैल्यू पता है और करंट की वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ से हम टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे कि वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। तो टाइम की वैल्यू सॉल्व करके आएगी यहाँ पे, टाइम की वैल्यू सॉल्व करके आएगी आपके पास 2.7 इंटू 10⁻4 सेकेंड। ठीक है, कि यानी कि इलेक्ट्रॉन को कॉपर वायर में से, कॉपर वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है आपका 2.7 इंटू 10⁻4 सेकेंड। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको हमने एल अपॉन टी लिख लिया और यहाँ से टी की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपको गिवन है, द अर्थ सरफेस हैज़ ए नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ, सरफेस चार्ज डेंसिटी अर्थ की दी गई है नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी 10⁻⁹ कूलम पर मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस जो गिवन है वो आपका 40 किलो वोल्ट का है, किस किस के बीच में, टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको 40 किलो वोल्ट का दिया गया है। और जो करंट की वैल्यू है वो आपको 1800 एम्पियर की गिवन है ओवर द एंटायर ग्लोब। इफ़ देयर वर नो मैकेनिज्म ऑफ सस्टेनिंग एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ मच टाइम, इसमें हमें क्या निकालना है, हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस। ठीक है,
तो यहाँ पे कितना टाइम आपको लगेगा, टाइम की वैल्यू निकालनी है कि चार्ज को न्यूट्रलाइज करने में, कि अगर इतना करंट आपका 1800 एम्पियर का करंट है उसको न्यूट्रलाइज करने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे जो अर्थ के रेडियस की वैल्यू गिवन है वो इतनी गिवन है हमें 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। तो यहाँ पे हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू गिवन है, पूरे ग्लोब में जो करंट की वैल्यू है वो गिवन है, अर्थ की जो रेडियस की वैल्यू है वो गिवन है। ठीक है, तो सरफेस एरिया, अर्थ क्योंकि सरफेस होती है, सरफेस स्फेरिकल होती है, तो इसका जो सरफेस एरिया आएगा वो कितना आएगा आपका 4πr²। ठीक है, तो हमने इसके सरफेस एरिया की वैल्यू निकाल ली, वो आ जाएगी आपकी 5.09 इंटू 10⁻14। ठीक है, तो जो चार्ज की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो सिग्मा जो किसके बराबर होता है, मैं इसके सिग्मा की वैल्यू हमें गिवन है Q/A, तो जो Q हो जाएगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। सिग्मा की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 10⁻⁹ और A की वैल्यू हमने निकाल ली। चार्ज की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से कि कितना चार्ज होगा 5.09 इंटू 10⁻5 कूलाम। तो यहाँ से हमने चार्ज की वैल्यू को निकाल लिया है कि कितना चार्ज आपका होगा। इसके बाद है टाइम टेकन टू न्यूट्रलाइज अ सरफेस, कि अर्थ के सरफेस को न्यूट्रलाइज करने में मान लो T टाइम लग रहा है, तो यहाँ से हम कितना निकाल लेंगे I = Q/T। तो T की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी Q/I। तो Q हमने निकाला है अभी 5.09 इंटू 10⁻5 और I की वैल्यू हमें दी गई थी 1800 एम्पियर। तो इसको सॉल्व करके जो टाइम की वैल्यू आएगी 282.77 सेकेंड, यानी कि टाइम टेकन टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस को न्यूट्रलाइज करने में कितना टाइम लगेगा 282.77 सेकेंड लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें सिग्मा की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, तो हमने सरफेस एरिया की वैल्यू निकाल ली और वहाँ से सिग्मा जो होता है आपका Q/A होता है, तो वहाँ से हमने चार्ज की वैल्यू निकाल ली और करंट वाले फॉर्मूले से हमने टाइम की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट आपको गिवन है एग्जाम्पल आपको 3.15। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको गिवन है 6 लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 ओम आर joined in series to provide a supply of resistance 8.5 ohm. What are the current drawn from the supply and its terminal voltage? ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपकी एक सेकेंडरी सेल्स हैं, वो 6 हैं आपके, 6 सेकेंडरी सेल्स आपने यूज़ किए हैं, 6 सेल्स आपने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो सभी की जो EMF है वो 2 वोल्ट की है और सभी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.015 ओम है। 6 सेल्स हैं आपके पास 6 सेल्स हैं, सभी का EMF जो 2 वोल्ट है और सभी की इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 ओम है, उनको आपने सीरीज़ में ज्वाइन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनको सीरीज़ में ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद फिर आपने उस बैटरी को एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया है, 8.5 ओम की रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, तो आपको जो है करंट निकालना है कि सप्लाई में से कितना करंट आपका ड्रॉ होगा और फिर उसकी टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ़ सेल्स हैं वो कितने हैं, आपके नंबर ऑफ़ सेल्स 6 हैं और हमें पता है जब सेल्स को हम सीरीज़ में कंबाइन करते हैं तो यानी कि एक सेल की जो EMF है वो आपकी 2 वोल्ट की है, तो 6 सेल की कितनी हो जाएगी आपकी 12 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल की कितनी है 0.015 है, तो 6 सेल की हो जाएगी आपकी 0. ठीक है, तो 6 सेल की हो जाएगी आपकी 0.9। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 6 सेल की हो जाएगी यहाँ पे 0.859। तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस आपकी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके 6 सेल हैं, ठीक है, और इंटरनल हर एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी है, तो जो करंट आएगा वो किसके बराबर आएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस जो हो गई हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने क्या किया इसमें, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेल है, इसको आपने किसके साथ कनेक्ट किया है, एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया है और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आपकी 8.5 ओम की रेजिस्टेंस है। ठीक है, और सभी की जो यानी कि ये भी 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट की, ये सारी जो हैं ये आपकी 2 वोल्ट की हैं और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, सभी की इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.015
सभी की जो है, इसकी भी 0.015 है, इसकी भी 0.015 है, तो सभी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपकी 0.05 हो गई। ठीक है, तो इसकी जो ईएमएफ हो गई, ईएमएफ इसकी कितनी हो गई, 12 वोल्ट हो गई। तो इसकी जो ईएमएफ है वो 12 वोल्ट हो गई। एक सेल की जो थी वो आपकी 2 वोल्ट थी, लेकिन ये जो हमने 6 सेल जोड़े तो इसकी जो ईएमएफ हो जाएगी वो आपकी 12 वोल्ट हो जाएगी। और जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी सर्किट में, एक तो आपने ये 8.5 वाली जो सीरीज़ में जोड़ी है वो आ जाएगी, प्लस और एक की कितनी आपकी 0.015 और 6 की हो जाएगी, इसको हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके साथ ये जो हमने सीरीज़ में जोड़ी हुई है 8.5 ओम, ये वाली जो है हमारी, ये हमारी 8.5 ओम की है। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज हमने बता दी कि ये जो पूरे बैटरी की जो वोल्टेज होगी वो 12 वोल्ट है, क्योंकि इसमें 6 सेल को आपने कनेक्ट किया है, तो उनकी जो वोल्टेज 12 वोल्ट की होगी। और जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो आपकी 8.5 प्लस 0.015 इंटू 6 होगी। तो यहाँ से हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमसे पहले करंट की वैल्यू पूछी है, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगी आपकी 8.5 और यहाँ से आ जाएगी आपकी 0.9, तो ये आ जाएगी आपकी 8.59। रेजिस्टेंस आ गई आपकी 8.59। तो वोल्टेज हो गई आपकी 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस हो गई आपकी 8.59। तो करंट की वैल्यू आ गई आपके पास 1.39 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास कि जो करंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई आपकी 1.39 एम्पियर। अब हमें क्या निकालना है, करंट की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब आपको टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज? तो टर्मिनल वोल्टेज के लिए हम क्या निकालेंगे फिर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो इसके अक्रॉस हमें निकालनी है टर्मिनल वोल्टेज की। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो टर्मिनल वोल्टेज होगी V इज इक्वल टू आई आर, तो आई जो हमें करंट अभी हमने निकाला 1.39, और ये जो सीरीज़ में हमने जो रेजिस्टेंस कनेक्ट की थी 8.5 एम्पियर की, ये वो सीरीज़ वाली रेजिस्टेंस है, तो उसके अक्रॉस की जो वोल्टेज ड्रॉप आएगी 11.87 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया इसमें कि जो आपका करंट आएगा, ठीक है, करंट की वैल्यू हमने निकाल ली 1.39 एम्पियर की आएगी, और जो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू हमने निकाल ली 11.87 एम्पियर आएगी। तो ये करंट की वैल्यू है, और ये रेजिस्टेंस जो हमने सीरीज़ में रेजिस्टेंस आपकी 8.5 वाली कनेक्ट की थी, ये वो वाली रेजिस्टेंस है। तो इसके अक्रॉस हमने टर्मिनल वोल्टेज आपका निकाल लिया। इसमें फिर नेक्स्ट आपको गिवन है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ए सेकेंडरी सेल, बी पार्ट आपका गिवन है, ए सेकेंडरी सेल आफ्टर ए लॉन्ग यूज़ हैज़ एन ईएमएफ ऑफ, अब इसकी ईएमएफ जो है वो 1.9 वोल्ट की रह जाती है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है 380 ओम का। तो क्या आप मैक्सिमम करंट इसमें से कितना ड्रॉ कर सकते हो? क्या आप इससे गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, गाड़ी के मोटर को स्टार्ट कर सकते हो क्या? लॉन्ग यूज़ करने के बाद, बहुत दिनों तक यूज़ करने के बाद, तो जो ईएमएफ की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, अब वो 1.9 वोल्ट रह गई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है 380 ओम की। तो करंट की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो आई जो होगा वो आपका E/R के बराबर होगा। तो ये आ गया आपका 1.9 अपॉन 380, तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा 0.05 एम्पियर, यानी कि इतना करंट ही हम उसमें से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यानी कि ये करंट आपका बहुत कम है, और आप इसमें से यानी कि ये गाड़ी के मोटर को स्टार्ट नहीं कर सकती, यानी कि इस सेल से गाड़ी के मोटर को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। तो यही क्वेश्चन आपको गिवन था इसमें। तो इसमें एक बैटरी में 6 सेल आपके जोड़े गए थे, 6 सेल की हमें इसमें सभी सेल्स की ईएमएफ गिवन थी, तो हमने 6 सेल को जोड़ के उसकी ईएमएफ 12 वोल्ट निकाल ली, और उन सभी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस हमने फिर 0.9 ओम निकाली। फिर हमने 8.5 ओम के सीरीज रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करके उसमें करंट की वैल्यू कितनी आएगी और टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी वो सब हमने इसमें फाइंड आउट किया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन 3.16, क्वेश्चन आपका 3.16 है। इसमें आपको गिवन है 2 वायर्स हैं इक्वल लेंथ की, 2 वायर्स हैं आपकी जिनकी लेंथ इक्वल है। एक वायर आपकी एल्यूमिनियम से बनी है और एक वायर आपकी कॉपर से बनी है, दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। तो दो चीज़ें सेम है इसमें, दोनों की जो
लेंथ है वो सेम है और दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है, फिर आपसे पूछा है विच ऑफ द टू वायर्स इज लाइटर, दोनों में से कौन सी वायर जो है वो आपकी लाइट होगी, एल्यूमिनियम की वायर लाइट होगी या कॉपर की वायर आपकी लाइट होगी, अगर दोनों की लेंथ इक्वल है, दोनों की रेजिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, फिर आपको क्या दिया गया है, हैंस एक्सप्लेन वाई एल्यूमिनियम वायर्स आर प्रेफर्ड फॉर ओवरहेड पावर केबल्स, तो यानी कि पावर केबल्स बनाने के लिए कौन सी वायर का इस्तेमाल किया जाएगा, एल्यूमिनियम वायर का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों की लेंथ बराबर दी गई है, रेजिस्टेंस बराबर दी गई है। पहले हमें बताना है कि कौन सी वायर आपकी हल्की होगी, कौन सी वायर लाइट होगी और किस वायर का इस्तेमाल जो है वो ओवरहेड पावर केबल्स बनाने के लिए किया जाएगा। फिर हमें यहाँ दिया गया है कि जो एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू गिवन है और जो कॉपर की रजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू गिवन है, और रिलेटिव डेंसिटी हमें एल्यूमिनियम की दी हुई है और रिलेटिव डेंसिटी हमें कॉपर की गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो जो कंडीशंस हैं उसको हम देखते रहते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी ये गिवन है, एल्यूमिनियम की रिलेटिव डेंसिटी हमें 2.7 गिवन है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो एल्यूमिनियम की वायर है उसकी जो लेंथ है वो L1 है और उसका जो मास है वो आपका M1 है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि किसका मास कम होगा, किसका मास ज़्यादा होगा, कौन सी लाइटर होगी, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि M1 और M2 में से किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हमने एल्यूमिनियम का मास M1 मान लिया, उसकी लेंथ L1 मान ली, रजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन है और इसकी डेंसिटी की वैल्यू गिवन है जो D1 है, और हमने एल्यूमिनियम वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको A1 लिख लिया, और इसके ऐसे ही हमने जो कॉपर की रजिस्टिविटी है उसको हमने लिख लिया, जो रिलेटिव डेंसिटी है कॉपर की उसको हमने D2 जो कि हमें 8.9 गिवन है। फिर हमने जो कॉपर वायर है उसकी लेंथ को L2 लिख लिया और जो कॉपर वायर का मास है उसको हमने M2 से लिख लिया, और जो कॉपर वायर की रेजिस्टेंस है उसको हमने R2 से लिख लिया, और उसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको हमने A2 से लिख लिया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होगी, पहली रेजिस्टेंस जो आपकी एल्यूमिनियम वायर के लिए होगी R1 जो है आपकी एल्यूमिनियम वायर के लिए है, तो इसको हम लिखेंगे ρ1 L1/A1, ये आपका फॉर्मूला होता है। ऐसे ही हम कॉपर वायर के लिए रेजिस्टेंस लिखेंगे R2, ये किसके बराबर होगी, ρ2 L2/A2। ठीक है, तो ये इसके बराबर होगी आपकी। इसके बाद हमें गिवन है कि जो दोनों रेजिस्टेंस है वो आपकी बराबर है, यानी कि R1 और R2 की वैल्यू गिवन है, तो यानी कि अगर हम इसको लिखें ρ1 L1/A1 और इसकी वैल्यू हमें किसके बराबर गिवन है, ρ2 L2/A2। ठीक है, इसके बाद हमें गिवन है कि दोनों की जो लेंथ है वो भी सेम है, तो दोनों की लेंथ सेम है इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ρ1/A1 = ρ2/A2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास, ये हमने निकाल लिया क्योंकि दोनों की ये जो लेंथ है ये आपकी कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ से आएगा हमारे पास ρ1/A1 = ρ2/A2। तो यहाँ से हम A1/A2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो A1/A2 की वैल्यू हो गई हमारे पास ρ1/ρ2। ρ1 जो है आपकी एल्यूमिनियम वायर की रजिस्टिविटी है और ρ2 जो है आपकी कॉपर वायर की रजिस्टिविटी है, तो दोनों की वैल्यू हमें गिवन है, इनकी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो उसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया 2.63/1.72, तो A1/A2 की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पे। अब इसके बाद हमने फिर ये जो आपका मास है, एल्यूमिनियम वायर का जो मास है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसमें मास की वैल्यू निकालनी है, तो जो मास होता है हमारा, जो डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है आपकी, मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, तो जो मास होगा वो किसके बराबर होगा आपका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपकी डेंसिटी होगी और वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम को हम लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ, तो मास को हमने लिखा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और वॉल्यूम को हमने लिखा एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो जो आपकी एल्यूमिनियम की वायर है उसके लिए एरिया हमने लिखा A1, लेंथ हमने लिखी L1 और डेंसिटी हमने लिखी D1, तो यानी कि इसका जो मास आ गया वो किसके बराबर आ गया, A1 L1 एंड D1। सिमिलरली ऐसे ही हम कॉपर वायर के लिए लिखेंगे, जो कॉपर वायर का मास होगा आपका M2, तो उसके लिए एरिया है A2, लेंथ है L2 और डेंसिटी है आपकी D2, तो यानी कि यहाँ से जो मास की वैल्यू आ गई वो A2 L2 एंड D2 आ गई। अब हम M1 और M2 को डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास A1 L1 D1 अपॉन A2 L2 D2, लेकिन हमें दोनों की लेंथ बराबर दी गई है, तो दोनों की जो लेंथ है ये आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो M1/M2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, A1 D1 अपॉन A2 D2। ठीक है,
तो यहाँ से फिर हम A1/A2 की वैल्यू, अब हमें A1/A2 की वैल्यू हमने निकाली हुई है। A1/A2 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की गई है कि ये आपकी 2.63 अपॉन 1.72 के बराबर होती है। तो ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, A1/A2 की वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, तो M1/M2 की वैल्यू आ गई, ये हमने A1/A2 की वैल्यू पुट कर दी। और D1/D2 की वैल्यू हमें गिवन है। D1 जो है रिलेटिव डेंसिटी है एल्यूमिनियम वायर की, और D2 रिलेटिव डेंसिटी है कॉपर वायर की। तो रिलेटिव डेंसिटी हमने एल्यूमिनियम वायर की और कॉपर वायर की पुट कर दी, तो इसको सॉल्व करके आंसर आया हमारे पास 0.46। ठीक है, तो यह इसका मतलब कि जो आपका M1/M2 आया, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 0.46। तो इसका मतलब M1/M2 जो है ये आपका लेस देन 1 है। तो इसका मतलब जो M1 होगा लेस देन M2। M1 क्या है, एल्यूमिनियम वायर का मास, और M2 जो है कॉपर वायर का मास। तो यहाँ से हमने देखा कि ये रेशो आपकी लेस देन 1 है। इसका मतलब जो आपकी एल्यूमिनियम वायर है वो आपकी लाइटर है, और जो कॉपर वायर है वो आपकी हैवियर है। ठीक है, इसीलिए फिर हम इसीलिए हम एल्यूमिनियम वायर का इस्तेमाल जो है वो ओवरहेड पावर केबल्स बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि इसका मास जो होता है वो लाइटर होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3.17। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रा फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन ए रजिस्टर मेड अप ऑफ एलॉय मैंगनीन। तो यहाँ पे आपको कुछ आपको डाटा गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करंट की कुछ वैल्यू गिवन है, यहाँ पे वोल्टेज की कुछ वैल्यू गिवन है, ये करंट की वैल्यू गिवन है, वोल्टेज की वैल्यू गिवन है। तो व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ, यहाँ से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो। ऑब्जर्वेशन ऑन ए रजिस्टर मेड अप ऑफ एलॉय मैंगनीन, तो यहाँ से कोई रजिस्टर्स की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है, तो यहाँ से आप इससे क्या वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन टेबल दैट रेशो ऑफ द वोल्टेज विद द करंट इज ए कांस्टेंट। वो कह रहा है कि अगर हम करंट की वैल्यू निकालें, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें, रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा आपका V अपॉन, अगर हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएं, ओम्स लॉ किसके बराबर होता है V = IR। तो उसने कहा कि अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें वो किसके बराबर आएगी आपकी V/I। तो वो कह रहा है कि इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द टेबल दैट रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट जो कि किसके बराबर होती है, रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो वो कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट आ रही है, और इसकी वैल्यू सभी के लिए कितनी आ रही है, 19.7 आ रही है। तो इसका मतलब जो मैंगनीन है, ये हमने मैंगनीन के लिए किया है कि जो मैंगनीन है वो आपका ओहमिक कंडक्टर होता है। इसका मतलब ये आपके ओम्स लॉ को फॉलो करता है, और इसमें जो रेजिस्टेंस है मैंगनीन की वो कितनी है, 19.7 ओम। तो अगर हम किन्हीं भी दो वैल्यूज़ के लिए निकाल के देखें, ठीक है, तो अगर हम मान लो यहाँ पे निकालें इस वाले के लिए और इसके लिए, तो वोल्टेज हमें कितनी गिवन है यहाँ पे 59.2, और करंट कितना गिवन है 3। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आएगा आपका 19.7। ठीक है, तो यानी कि अगर हम वोल्टेज को 59.2 लें और करंट को 3 एम्पियर लें, तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 19.7 ओम आ रही है। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे लें तो इसको, यहाँ पे वोल्टेज अगर इतनी है और करंट अगर आपका इतना है, इसको अगर हम डिवाइड करें 78.8, तो अगर हम इसको डिवाइड करें यहाँ पे 70, अगर हम इसको डिवाइड करें यहाँ पे 78.8 को 4 से डिवाइड करें, तो ये भी आपका कितना आ रहा है, 19.7 ओम आ रहा है। यानी कि इसकी वैल्यू भी आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है। ऐसे हम 19.6 को 5 से डिवाइड करेंगे, उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 19.7 ओम। तो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू को अगर डिवाइड करें, अगर मान लो हम ये दो वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं, तो वोल्टेज कितनी है आपकी 39.2, और करंट आपका दिया गया 2, तो इसको सॉल्व करके आएगा आपका 19.7 ओम। तो यहाँ से भी सारी किसी भी वैल्यूज़ को अगर हम रेजिस्टेंस निकालने के लिए वोल्टेज अपॉन एम करंट की वैल्यू को डिवाइड करते हैं, तो सभी के लिए इसकी जो वैल्यू है वो आपकी कांस्टेंट आती है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये इसमें किसी भी वोल्टेज और करंट के लिए जो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, आपकी 19.7 ओम आ रही है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस जो है इसकी कांस्टेंट होती है, और वो वैल्यू कितनी आ रही है,
19.7 इसका मतलब जो ये मैंगनीन के लिए दिया गया था, मैंगनीन के एलॉय के लिए, तो ये आपका ओमिक कंडक्टर होता है। ओमिक कंडक्टर का मतलब कि जो आपका एलॉय मैंगनीन है वो आपके ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो रेशो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आपकी रेशो होती है वोल्टेज और करंट की वो हमेशा आपकी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू रेजिस्टेंस है वो कितनी आ रही है आपकी 19.7 एम्पियर। तो आई होप आज के वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस किए गए हैं वो सभी को समझ में आ गए होंगे। सभी अपने ये क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं और अगर किसी का डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।